हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। और आज हम करने वाले हैं जेडीए जेल एग्जाम के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट माइनर लॉ है। और अगर हम बात करें तो स्पेशल लॉ है, क्योंकि सिर्फ ये राजस्थान का जो जयपुर एरिया है उस पर अप्लाई होता है। तो देखिए, इस एक्ट का नाम है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। आज इसका हम सेक्शन 7 करने वाले हैं। इससे के जो पहले के सेक्शन है, सेक्शन 6 तक मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप जरूर जाके उन सेक्शंस को भी पढ़िएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं मैं उनको इन वीडियोस में कवर करा रही हूँ। और आप देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही काफी यूजफुल पीडीएफ है। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है। और ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए क्योंकि इसमें मैंने एमसीक्यूज भी लिखे हैं साथ के साथ, कि कोई भी एस्पेक्ट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक्ट है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982। ये एक्ट नंबर 25 है 1982 का। ठीक है, इसके अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं? तो इसके अंदर टोटल चैप्टर्स हैं 12। ठीक है, और कितने सेक्शंस हैं इसके अंदर? 102 सेक्शंस हैं और एक शेड्यूल है। अभी तक हम चैप्टर 1 जो है उसका कंप्लीट कर लिया है, जिसमें सेक्शन 1 और 2 था। ये चैप्टर 2 है जो कि बात करता है एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अथॉरिटी, जो सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 12 तक है। अभी हम सेक्शन 7 कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बात किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब हम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात कर रहे हैं सेक्शन 7 में। ठीक है, क्योंकि देखिए, इससे पहले जो हमने जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको इस्टेब्लिश किया था, वो सेक्शन 3 में किया था। सेक्शन 3 में हम जेडीए को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, लेकिन जेडीए को असिस्ट करने के लिए हम एग्जीक्यूटिव कमेटी भी बना सकते हैं। तो उस एग्जीक्यूटिव कमेटी की अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये सेक्शन 7 में है। जेडीए से रिलेटेड जितने सेक्शन है वो सेक्शन 3 है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है जेडीए की। सेक्शन 4 है जिसमें कंपोजिशन की, जेडीए के अंदर कौन कौन मेंबर्स होंगे, ठीक है, उसकी बात की गई है सेक्शन 4 में। फिर सेक्शन 5 में है जो जेडीए की, जो जेडीए है उसकी मीटिंग के बारे में बताया गया है सेक्शन 5 में। और सेक्शन 6 है सिसेशन ऑफ मेंबरशिप, और जो जेडीए के मेंबर हैं उनका सिसेशन कैसा होगा, मतलब उनके जो सदस्य हैं उनकी समाप्ति कैसे होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद है ये नया एस्पेक्ट सेक्शन 7। अब बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन करना है हमें, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ठीक है, उसका गठन करना है और उसकी शक्तियां क्या रहेंगी। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर बात की गई है देयर शैल बी एन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द अथॉरिटी। यहाँ पे अथॉरिटी का मतलब क्या है? जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जहां जहां अथॉरिटी है उसको हम जेडीए पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि देयर शैल बी एन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द अथॉरिटी। प्राधिकरण की एक कार्यकारी समिति होगी। ठीक है, ये प्राधिकरण मतलब क्या? वही जयपुर डेवलपमेंट जो प्राधिकरण है उसके लिए एक कार्यकारी समिति बनाई जाएगी, एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाएगी, जिसके अंदर कौन कौन सदस्य होंगे। तो देखिए, उसके अंदर सदस्य होंगे, पहले होंगे चेयरमैन। ठीक है, तो हु शैल बी द जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर। तो जो जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर होंगे वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के कौन होंगे? चेयरमैन होंगे। देखिए, मैंने इसके जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं मैं इसको बाद में अपलोड करूंगी। इन नोट्स में मैंने क्या किया है कि जो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है और जो और फंक्शनल बोर्ड्स हैं, जैसे जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड हो गया, और जो अदर फंक्शनल बोर्ड है जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बोर्ड हो गया। आप देख पाएंगे मैंने ऐसे टेबल बनाया हुआ है जिसमें मैंने जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको लिखा है। तो मैं ये नोट्स अपलोड कर दूंगी अपने चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर। आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। इसमें देखिए मैंने क्या किया, जितने मेंबर्स जेडीए में है और जितने मेंबर एग्जीक्यूटिव है, दोनों में कॉमन मेंबर कौन कौन से हैं और कौन से अलग हैं, मैंने उस तरीके से लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है ना, तो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके अंदर जो 12 ऑफिशियल मेंबर है, उन 12 ऑफिशियल मेंबर में से एक जो है वो जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर भी है। तो हम जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी देख रहे हैं, और हम जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर को हम एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी देख रहे हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो जेडीए में भी था तो और इसको एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी डाल दिया। ठीक है, आपको ये याद रखना है। वहां पर जो जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर है, ठीक है, उसमें जो रोल है उनका एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव है, और एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर है उनका क्या रोल है? वो एक चेयरमैन की तरह है। ठीक है, तो
और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने बेयर एक्ट नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए, क्योंकि बेयर एक्ट अगर कोई भी पॉइंट हमारे मिस नहीं होना चाहिए तो आपको आपके पास बेयर एक्ट होना चाहिए, तो बेयर एक्ट को जरूर लेके बैठे। वैसे पूरा मैंने बेयर एक्ट इसमें सेक्शन वाइज लिखा है, ठीक है, मैं आपको भी बता देती हूँ, ठीक है। देखिए इसके अंदर ये सारे सेक्शन, ओके। तो अब इनके अंदर जो सदस्य होंगे उनमें चेयरमैन है जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर, साथ में याद रखो ये जेडीए में भी है, जेडीए में ये चीफ एग्जीक्यूटिव की तरह है। उसके बाद सेक्रेटरी रहेंगे इसमें, तो अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, ठीक है, उसके सेक्रेटरी रहेंगे। लेकिन ये जो सेक्रेटरी है ये किस रैंक से नीचे के नहीं होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी एक तो सेक्रेटरी होंगे अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग के, या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन वो डिप्टी सेक्रेटरी से नीचे की रैंक के नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद है देखिए सेक्रेटरी जो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हैं, हु शैल बी द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी, ठीक है, ये भी इसके अंदर होंगे। उसके बाद चीफ इंजीनियर होंगे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट राजस्थान, ठीक है, पीडब्ल्यूडी जो राजस्थान है, उसके जो चीफ इंजीनियर है, देखिए याद रखना पीडब्ल्यूडी राजस्थान है, क्वेश्चन आ जाएगा जयपुर लिख देंगे, ठीक है। उसके जो चीफ इंजीनियर है वो रहेंगे इसके मेंबर। चीफ इंजीनियर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, PHED, एक PWD और एक PHED, इसके जो चीफ इंजीनियर हैं वो भी हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के, ठीक है, कार्यकारी समिति के क्या होंगे, मेंबर होंगे। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव होंगे किसके, जो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चीफ इंजीनियर की जो पोस्ट है उससे नीचे नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद MD होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे राजस्थान स्टेट के जो इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसके MD। उसके बाद GM जनरल जो मैनेजर है राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के, ठीक है, वो भी इसके मेंबर होंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी के। उसके बाद MD होंगे राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर होंगे इंजीनियरिंग ऑफ अथॉरिटी के, टाउन प्लानिंग ऑफ अथॉरिटी के, फाइनेंस ऑफ अथॉरिटी के, और डायरेक्टर होंगे लॉ ऑफ अथॉरिटी के। देखिए अब यहाँ पे जो हम 12A देख रहे हैं इसको 2001 में ऐड किया है, ठीक है। मैंने इसको साथ में इसलिए लिख दिया कि इन केस क्वेश्चन बनता है कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो उसके मेंबर हैं, जो कि डायरेक्टर है लॉ ऑफ अथॉरिटी के, वो प्रोविजन कब ऐड किया गया, तो 2001 में ऐड किया गया। उसके बाद जो जयपुर के कलेक्टर होंगे वो भी इसके मेंबर होंगे। उसके बाद SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जयपुर के, वो भी इसके मेंबर होंगे। और द कमिश्नर म्यूनिसिपल काउंसिल जो है जयपुर की, उसके जो कमिश्नर होंगे वो भी इसके मेंबर होंगे। देखिए अब इसमें हम देख पा रहे हैं, तो इसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी में कितने मेंबर हम देख पा रहे हैं, 15 मेंबर है, लेकिन वैसे देखा जाए तो 16 हो गए, क्योंकि 12A भी तो लिखा है, ठीक है, तो 16 इसके मेंबर हो गए। जबकि जो हम JDA देखेंगे मतलब मैंने पहले जो समझा दिया है JDA, उसमें 12 मेंबर है ऑफिशियल मेंबर, ठीक है, और 7 से मतलब कम से कम 7 नॉन ऑफिशियल मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। मैं 7 के साथ इसलिए बोल रही हूँ, बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि जितना हम बोलेंगे जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम मेमोराइज कर पाएंगे। उसके बाद इसका प्रोविजन ये कहता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर एन एडमिनिस्ट्रेटर हैज बीन अपॉइंटेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी ऑफ जयपुर ही शैल बी द मेंबर। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, म्यूनिसिपल जो काउंसिल है, ठीक है, provided that where an administrator has been appointed of the municipality of Jaipur, हाँ ठीक है, तो जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर है म्यूनिसिपैलिटी का वहां पर उसको भी मेंबर मान लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव कमेटी, अब सबसेक्शन 2 है ये सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2, जो की बात करता है द एग्जीक्यूटिव कमेटी शैल एक्सरसाइज ऑफ द फॉलोइंग पावर्स एंड परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज नेमली। अब ठीक है, अभी जो कार्यकारी समिति है, ठीक है, ये अपनी शक्तियों का जो प्रयोग कैसे करेंगी, अपनी जो पावर्स है उनको एक्सरसाइज कैसे करेंगी, ठीक है, और वो इन कर्तव्यों का पालन करेंगी, ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिवीजन एंड ऑपरेशनल यूनिट्स ऑफ अथॉरिटी, जो प्राधिकरण के जो प्रभाग है और प्रभागों का और जो है कार्यात्मक इकाइयों का संगठन करेगी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कमेटी। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट्स ऑफ रेगुलेशन, देखिए जो इसका फर्स्ट पॉइंट है इसमें आप मार्क कर लीजिए डिवीजन वर्ड को और ऑपरेशनल यूनिट वर्ड को, ठीक है, डिवीजन एंड ऑपरेशनल यूनिट वर्ड को,
पहले, दूसरा फिर प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट ऑफ रेगुलेशन, इसमें आप रेगुलेशन वर्ड को ऐड कर लीजिए कि जो रेगुलेशंस हैं उनके ड्राफ्ट को प्रिपेयर करेगी, ठीक है, और रिकमेंड करेगी अथॉरिटी को। देखिए ये सारा काम अथॉरिटी के लिए कर रही है, अथॉरिटी के लिए ही वो ऑर्गेनाइज कर रही है डिवीजन एंड ऑपरेशनल यूनिट्स, अथॉरिटी के लिए ही प्रिपेयर कर रही है रेगुलेशन का ड्राफ्ट, ठीक है, और रिकमेंड करेगी फिर अथॉरिटी को विनियमों के प्रारूप तैयार करना और उन्हें बनाने हेतु प्राधिकरण को अनुशंसा करना, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, ऑपरेशन ऑफ द जयपुर रीजन डेवलपमेंट फंड्स, इसमें आप मार्क कर लीजिए फंड्स को, ठीक है, जो जयपुर क्षेत्र विकास निधियों का संचालन, ठीक है, संचालन करेगी, जो फंड है जयपुर रीजन डेवलपमेंट का, उसको भी ये क्या करेगी, उसका भी संचालन करेगी। कौन? एग्जीक्यूटिव कमेटी। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम, अब जो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, वो डेवलप कर रही है जयपुर रीजन को, तो उसके लिए क्या प्रोजेक्ट होंगे, स्कीम होंगी, इसका काम कौन करेगी, इसका काम एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। उसके बाद है अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ टेंडर्स फॉर प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम, ठीक है, जो टेंडर्स आएंगे, ठीक है, जो हम प्रोजेक्ट एंड स्कीम निकाल रही है, ठीक है, उसके लिए अब जो टेंडर्स आएंगे उनको अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, इसका ये भी काम कौन करेगी, जेडीए करेगी। फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी जेडीए के लिए। उसके बाद है इसका 6th, क्रिएशन ऑफ पोस्ट अंडर द अथॉरिटी अप टू सच लेवल एज मे बी डिटरमाइंड बाय रेगुलेशन, ठीक है। अब जो अथॉरिटी है हमारी जेडीए, उसकी जो पोस्ट का क्रिएशन ये किस लेवल तक हमें करना है, तो ये पूरा डिटरमाइन जो हम रेगुलेशन द्वारा करते हैं, इसका भी काम कौन करेगी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, विनियमों द्वारा निर्धारित स्तर तक प्राधिकरणों के अंतर्गत पदों का सृजन करना, ठीक है। फिर है बोरोइंग एंड रीबोरोइंग ऑफ मनी, ठीक है, ये जो धन उधार लेना, ठीक है, फिर पुनः उधार लेना, किसके लिए, अथॉरिटी को रिक्वायरमेंट है मनी की, तो उसको उधार लेना, ये काम एग्जीक्यूटिव कर रही है, एग्जीक्यूटिव कमेटी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना सरप्लस मनी का, ठीक है, ऑफ द जयपुर रीजन डेवलपमेंट फंड, जो फंड में पैसा आ रहा है तो उसका जो सरप्लस मनी है, ठीक है, उसका इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, उसका निवेश कैसा करना है, जो अधिशेष राशि है, ठीक है। सरप्लस मनी का मतलब होता है एक तरीके से एक्स्ट्रा, जो आपके पास पैसा आ रहा है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे फिर जो एक्स्ट्रा है उसका क्या, उसका हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे। जैसे हम लोग होते हैं, जो भी हमारे घर का खर्चा होता है उसको पूरा निकाल के फिर जो हमारा पैसा बचता है फिर हम उसको इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वही है सरप्लस मनी यहाँ पर। फिर उसके बाद है मेकिंग ऑफ ग्रांट्स, सबवेंशंस, लोन्स और एडवांसेस टू और शेयरिंग एक्सपेंसेस विद एनी लोकल और अदर अथॉरिटी और पर्सन फॉर प्रोजेक्ट एंड स्कीम, ठीक है। फिर जो परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, उनके लिए किसी जो स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या किसी व्यक्ति को अनुदान या किसी व्यक्ति की सहायता करना या किसी को ऋण देना, ठीक है, या किसी को कुछ एडवांस अग्रिम पैसे देना, इन सब व्ययों में भागीदारी कौन करेगी, एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी, ये सब वही डिसाइड करेगी। फिर इंस्टीट्यूशन और विड्रॉल ऑफ लीगल प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ जेडीए, अगर अब जेडीए के खिलाफ कोई केस फाइल कर देता है, ठीक है, या फिर जेडीए के लिए हमें कोई केस फाइल करना है कोर्ट में, तो अब ये सारा काम जो लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, जो विधिक कार्यवाही है, ठीक है, उनको कौन देखेगी, है, उनको ये एग्जीक्यूटिव कमेटी ही देखेगी। उसके बाद डेलीगेशन ऑफ एनी ऑफ इट्स पावर एंड ड्यूटीज टू इट्स चेयरमैन और एनी ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी, जो उसकी जो कोई भी शक्ति है या कर्तव्य है एग्जीक्यूटिव कमेटी के, तो वो क्या करेगी, वो डेलीगेशन कर सकती है, ठीक है, अपने इन पावर का, किसको, जो चेयरमैन है या फिर जो कोई ऑफिसर है अथॉरिटी का, जेडीए का मतलब ये एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसको डेलीगेट भी कर सकते हैं ये पावर्स। फिर रहता हमारा, तो देखिए, तो इसके अंदर हमने कितने पढ़े, इसके अंदर है सेक्शन 7 में, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, इसके अंदर हमने पढ़े 15 15 तक पढ़ा। फिर उसके बाद ये सबसेक्शन 2 था जिसके अंदर हमने पढ़ा 11 तक था, ठीक है। पॉइंट्स मैं इसको बता रही हूँ कि क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है ना, आपने देखा था लास्ट टाइम का जेएलओ
कितने प्रोविजंस हैं उसका, क्या कहते हैं, कितने सबसेक्शंस हैं, ये क्वेश्चन बन रहे थे। तो सबसेक्शन सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1, उसके अंदर कितने जो पॉइंट्स लिखे हैं कि कौन मेंबर होगा वो 15 है। और जो सबसेक्शन 2 है सेक्शन 7 का, उसके अंदर जो उनकी पावर्स एंड ड्यूटीज हैं वो कितनी बताई गई है, 11। उसके बाद जो सबसेक्शन 3 है इसका, वो किस बारे में बात करता है, अब वो कहता है इन एडिशन टू द पावर एंड ड्यूटीज कन्फर्ड ऑन इट अंडर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अभी हमने पढ़ा ना सबसेक्शन 2 में जो पावर्स दी गई है एग्जीक्यूटिव कमेटी को, उसके साथ साथ एडिशन में वो भी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती हैं, वो अदर पावर और अदर जो ड्यूटीज उनको परफॉर्म कर सकते हैं, जो उनको डेलीगेट करेगा अथॉरिटी टाइम टू टाइम। ठीक है, अब अगर जेडीए ने कुछ और उनको बता दी है ड्यूटीज, ठीक है, उनको और कुछ पावर दे दी है जेडीए ने, तो वो भी एक्सरसाइज करेगी एग्जीक्यूटिव कमेटी। ठीक है, तो जो ऑलरेडी जो प्रोवाइड है पावर्स वो तो सबसेक्शन 2 में है, और जो डेलीगेटेड पावर्स है आप इसके सामने लिख लो। डेलीगेटेड पावर्स की बात अगर करेंगे तो हम सबसेक्शन 3 में आएंगे। उसके बाद है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 बात करता है द एग्जीक्यूटिव कमेटी शैल मीट at such place and at such time as may be determined by its chairman and shall observe such rules of procedure in regard to transaction of business as may be determined by regulation। अब देखिए एग्जीक्यूटिव कमेटी को कहां पर अपनी मीटिंग करनी है, ठीक है, किस प्लेस पर करनी है, किस समय करनी है, ये सब कुछ डिसाइड करेगा एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन। और एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन कौन थे, जेडीसी, जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी को देख रहे हैं जेडीसी। अब ये है कि अब क्या प्रोसीजर रहेगा जब वो मीटिंग चलेगी, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या प्रोसीजर रहेगा, इसको डिसाइड करेगी रेगुलेशन। और रेगुलेशन कौन डिसाइड करता है, जेडीए। ठीक है, तो ये टाइम क्या होगा, प्लेस क्या होगा, वो चेयरमैन बताएगा। प्रोसीजर क्या होगा, वो रेगुलेशन बताएगी। और रेगुलेशन कौन बना रही है, जेडीए। उसके बाद है, अब हम करते हैं एमसीक्यू। अब देखना आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अब आप बिना देखे भी, है ना, ऑप्शंस नहीं भी होंगे ना तो भी आप इसके आंसर टिक कर सकते हैं। क्यों, हमने इतना अच्छी तरीके से इसको समझ लिया है। देखिए आप ये मत सोचिए कि हमारा टाइम कितना लग रहा है, इतना लंबा वीडियो हो गया एक सेक्शन के लिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक सेक्शन पढ़ रहे हैं ना तो हमें उसको इतना अच्छे से पढ़ना है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमें आना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 10 मिनट में, वो होता है ना एक वो रैपिड रिवीजन चल रहा है। देखिए रैपिड रिवीजन तब चलता है जब आपको उस बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, रैपिड रिवीजन हम भी चलाएंगे लेकिन अभी नहीं, पहले अभी हमें इसके सारे सेक्शंस को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन, चेयरमैन कौन होगा एग्जीक्यूटिव कमेटी का, आप बिना देखे बता सकते हैं, जेडीसी, जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर। उसके बाद जो सेक्रेटरी है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का, वो कैसे किस रूप में कार्य करेंगे, जो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेक्रेटरी थे, ठीक है, वो कैसे कार्य करेंगे, वो ऐसे कार्य करेंगे कि वो मेंबर सेक्रेटरी हैं, किसके, एग्जीक्यूटिव कमेटी के। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना। उसके बाद इसलिए हमने एक पॉइंट कहां पे देखा था, ये पॉइंट हमने देखा था सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 उसके 3rd पॉइंट में, जो सेक्रेटरी है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का, ठीक है, वो यहाँ पर मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे इस कमेटी के। ओके, उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्जीक्यूटिव कमेटी में, वो किस रैंक से कम नहीं होने चाहिए, तो वो चीफ इंजीनियर रैंक से कम नहीं होने चाहिए। फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास क्या पावर है, वो इस एक्ट को अमेंड कर सकते हैं। इस एक्ट को अमेंड करने की पावर इनके पास नहीं होती, वो लेजिस्लेचर के पास होती है। ठीक है, उसके बाद जो राजस्थान लेजिस्लेचर है वो अमेंड करेगी, एग्जीक्यूटिव कमेटी का ये काम नहीं है। डिसॉल्व कर सकती है अथॉरिटी को, नहीं, जब अथॉरिटी को अपॉइंट ही नहीं कर रही एग्जीक्यूटिव कमेटी तो डिसॉल्व कैसे कर सकती है। अप्रूव और रिजेक्ट कर सकती है टेंडर्स, बिल्कुल अथॉरिटी के लिए वो अप्रूव और रिजेक्ट कर सकती है टेंडर्स, हमने पढ़ा। रिमूव कर सकती है चेयरमैन को, नहीं, एग्जीक्यूटिव कमेटी चेयरमैन को रिमूव नहीं कर सकती। अब देखिए जो सरप्लस मनी है जयपुर रीजन का, जयपुर रीजन डेवलपमेंट फंड का, ठीक है, वो क्या मतलब क्या है, उसका हम क्या कर सकते हैं, हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। सरप्लस मनी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमंग मेंबर्स, नहीं, तुम्हारा पैसा थोड़ी है जो आपस में आप लोग बांट लोगे। उसके बाद है
ट्रांसफर कर सकते हैं स्टेट ट्रेजरी में, ऑटोमेटिकली चला जाएगा स्टेट के ट्रेजरी में? नहीं, स्टेट के पास, राजस्थान के पास क्यों जाएगा जब वो जयपुर का फंड है, वो हम खुद इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद है रिटर्न टू एप्लीकेंट्स, नहीं, ऐसा तो कभी नहीं, पैसा एक बार आने के बाद कोई वापस करता है? नहीं। फिर है पावर टू इंस्टीट्यूट और विथड्रॉ लीगल प्रोसीडिंग, कौन करता है? जो जेडीए की प्रोसीडिंग चलाएंगे, लीगल प्रोसीडिंग, वो कौन चलाएगी? एग्जीक्यूटिव कमेटी चलाएगी। फिर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो डेलीगेट कर सकती है अपनी पावर, किसको? अपने चेयरमैन को, या फिर जो कि ऑफिसर है जेडीए के, उनको डेलीगेट कर सकती है। मीटिंग कहाँ होगी एग्जीक्यूटिव कमेटी की? ये कौन, जो मीटिंग है एग्जीक्यूटिव कमेटी की, वो कौन डिटरमाइन करेगा? चेयरमैन डिटरमाइन करेगा एग्जीक्यूटिव कमेटी का, ठीक है। लेकिन प्रोसीजर क्या रहेगा? वो रेगुलेशंस बताएंगे, और रेगुलेशंस कौन बनाती है? जेडीए। उसके बाद इन एडिशन टू पावर्स अंडर द एक्ट, द एग्जीक्यूटिव कमेटी में एक्सरसाइज, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है एक्सरसाइज कर सकती है वो एडिशनल पावर भी, ठीक है। तो जो भी पावर उसको डेलीगेट करी अथॉरिटी ने, वो भी कर सकती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेक्शन 7 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरीके की अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए जो भी जेएलओ जेडीए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि देखिए कितने अच्छे पैटर्न से हम तैयारी कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।